मंगल जी चूंकि हम लोग नगर पंचायत सटई में हैं, इस नगर पंचायत सटई के प्रथम नागरिक एवं नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आदरणीय गुरु जी का स्वागत करें। अब मैं इस यात्रा के संयोजक आदरणीय शैलेश श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। आज छतरपुर जिले की सटई नगर पंचायत के इस पवित्र भूमि में सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस सम्यक अभियान के प्रणेता, हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय श्रद्धेय श्री भास्कर और रोकड़े जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री राजेश शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर अरुण यादव जी और हमारे नौजवान साथियों, सम्यक अभियान की नाम ठीक है, अच्छा आदरणीय पार्षद जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जिसका मैं नाम नहीं ले पाया उनका भी मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। दोस्तों, सम्यक अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पे लिखा हुआ है सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस। सम्यक अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री भास्कर और रोकड़े जी, वो चिंतक हैं, विचारक हैं और हिंदुस्तान के ढेर सारे बड़े अखबार जिसका नाम आपने सुना होगा उसका संपादक रहे हैं। हमेशा समाज को नई दिशा देने का काम किया है। समाज की चाहे बच्चों के शिक्षा का स्तर का मामला हो, उन्होंने उस पर किताबें लिखी हैं कि बच्चों के शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, उनको अपने आने वाले जीवन में प्रोफेशनल कोर्सों में कैसे आगे बढ़े। और चाहे किसानों की समस्या का मामला हो, मध्य प्रदेश में जब मंदसौर गोली कांड हुआ था, किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, तो सर की एक किताब पराकाष्ठा थी, तो हिंदुस्तान की बड़ी चर्चित किताब थी। सर ने किसानों की समस्याओं को उजागर किया। विगत 2 वर्ष पहले जब सर से मेरी मुलाकात हुई, सर ने एक चीज कही कि शैलेश जी, जो सबसे बड़ी समस्या इस हिंदुस्तान में है, समूचे मध्य प्रदेश में है, वो पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी की समस्या है। और इस पे हमें पूरे मध्य प्रदेश में काम शुरू करना है। चूंकि सर का निर्देश था, हमने मध्य प्रदेश में काम की शुरुआत की। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूँ। सर ने कहा रीवा से इसकी शुरुआत करिए, और जब मैंने इस काम की शुरुआत की तो सर ने कहा सबसे पहले हमें उन बच्चों का पता करना है जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं है। और जब हमने उस सर्वे शुरू किया तो अकेले रीवा जिले में 1 लाख ऐसे नौजवान मिले जो पढ़े लिखे होने के बाद बेरोजगार थे, जिनके पास बीए की डिग्री है, बीएससी की डिग्री है, एमएससी की डिग्री है, बीकॉम की डिग्री है, पीजीडीसी है, बीटेक है, एमटेक है, बीबीए है, एमबीए है, आईटीआई है, ढेर सारी डिग्री लेने के बाद अपने गाँव को लौट गए हैं।
उनके पास ये व्यवस्था नहीं है कि वो शहरों में रह सकता। और जब मैंने उन बच्चों से मुलाकात करना शुरू किया, उनसे संवाद स्थापित शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि सर, कभी मैं भी शहर में रहा करता था, मेरे भी सपने थे कि मैं शहर में रहूं, लेकिन आज के तारीख में बेरोजगारी का ये आलम है कि कभी जब मैं पढ़ाई करता था तो शहर में था, लेकिन लौट के आज फिर से अपने गांव आ गया हूं, क्योंकि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। जब मैंने उनके माँ और पिताजी से बात की, उनके माँ की आंखों में सपने थे, उनके बाप की आंखों में सपने थे। उनको लगता था कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, कल समाज में हमारा नाम होगा, कल गांव में उसकी चर्चा होगी, शहर में उसकी चर्चा होगी, समाज में उसकी हैसियत बनेगी। लेकिन आज वही बेरोजगार लड़का लौट के फिर से चला आया है, और यही समाज के लोगों ने उसको निकम्मा घोषित कर दिया है कि किसी काम का नहीं है, निकम्मा हो चुका है। ये सवाल चिंतन का विषय है। और जब सर ने इस बारे में चिंतन किया, मध्य प्रदेश के नौजवानों के बारे में चिंतन किया, 2 मई 2022 को रीवा में उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद अकेले रीवा में नहीं, शहडोल में कार्यक्रम किया, भोपाल में कार्यक्रम किया, ग्वालियर में कार्यक्रम किया, बैतूल में कार्यक्रम किया, बालाघाट में कार्यक्रम किया, रायसेन में कार्यक्रम किया। ढेर सारे शहरों में कार्यक्रम करने के बाद उनको लगा कि मध्य प्रदेश में 50 लाख ऐसे नौजवान हैं जिनके पास डिग्रियां तो है, लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं। तब उन्होंने संकल्प लिया कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से 1 नवंबर से मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस से मैं लगातार 45 दिन की यात्रा करके मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में नौजवानों से संवाद स्थापित करके उनकी समस्याओं को जानकारी लेके, क्योंकि आने वाले समय में अगर मध्य प्रदेश के नौजवानों के सामने बेरोजगारी रहेगी, उनके पास रोटी की व्यवस्था नहीं होगी, तो आने वाला मध्य प्रदेश, आने वाला हिंदुस्तान कभी मजबूत नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूरे संकल्प के साथ पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत की, नौजवानों से संवाद स्थापित करना शुरू किया, और लगातार 45 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद उन्होंने भोपाल के पास मंडीदीप में उन्होंने कार्यक्रम का समापन किया, और फिर से दूसरे चरण में आपके बीच में नौजवानों से संवाद स्थापित करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करने आपके बीच में कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, आदरणीय सर ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं चलाते हो, किसी पार्टी के लिए वोट मांगने आपके बीच में नहीं आए। उनका कार्यक्रम है सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस। वो हिंदुस्तान के नौजवानों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं के साथ समाधान की बात करते हैं। चूंकि वो लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में शोध किया है, उन्होंने इस बात का अध्ययन किया है कि नौजवानों की समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है, इस समाज से समस्याओं को कैसे खत्म किया जा सकता है। इस पर उन्होंने अध्ययन किया है और शोध किया है, और शोध करने के बाद ये निर्णय लिया है कि अगर हम हमारे बिंदुओं को नौजवान हमारा सपोर्ट करेंगे, आप लोग अपने आप में परिवर्तन की शुरुआत करेंगे, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में परिवर्तन होंगे। लेकिन इसके लिए आपको चिंतन करने की जरूरत है, इसके लिए आपको आप में परिवर्तन करने की जरूरत है, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत है। जब तक आप अपने बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बारे में चिंतन शुरू नहीं करेंगे, तब तक दुनिया का कोई राजनीतिक दल आपके लिए परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, परिवर्तन की आवाज आपको उठानी पड़ेगी। और आदरणीय सर जब बोलना शुरू करेंगे, 1 घंटे आपसे समय लेंगे, लेकिन 1 घंटे तक आपको एक एक बिंदुओं पे बात करनी, सुननी पड़ेगी। और आप बोल के किसी बात को मानने की जरूरत नहीं है। सर कहते हैं पहले किसी बात को समझिए, पहले किसी बात को जानिए, छानिए, उसके बाद मानिए। और जब आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो जाएगा, इससे हमारे भविष्य, नौजवानों का भविष्य में बदलाव आएगा, समाज में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है, तो आपको उसमें कदम से कदम मिला के चलना। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आपके बीच में कि सम्यक के मुद्दों को सुनने का काम है। ये सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस युवाओं के परिवर्तन के लिए, युवाओं के आने वाले भविष्य को सुधारने का है। क्योंकि आज के तारीख में युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन अपने बूढ़े बाप को दवाई का पैसा नहीं है। आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए फीस का पैसा उसके पास नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि परिवर्तन के आगाज आप, परिवर्तन की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहला बदलाव आपके अंदर आना चाहिए। हमारे बीच में आदरणीय यादव जी हैं, डॉक्टर अरुण यादव, जब उन्होंने सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना, जो कि वो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, उनको लगा कि सर मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ, अगर देश में परिवर्तन अगर होगा तो सबसे पहले तो यूथ मजबूत होना चाहिए। जब तक युवा परिवर्तित नहीं होगा तब तक समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उन्होंने आपके बीच में हमें बुलाने का काम किया है। मैं डॉक्टर अरुण यादव के सम्मान में आपसे तालियां चाहता हूँ। परिवर्तन की शुरुआत की है, और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपको परिवर्तन के बारे में चिंता करनी चाहिए। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि
आदत नहीं होनी चाहिए, आपको बोलने की आदत होनी चाहिए। आप कितना पढ़े लिखे ये गंभीर विषय नहीं है, लेकिन आपको आने वाले समाज को सुधारने की प्रवृत्ति पैदा करनी पड़ेगी। सर के मुद्दों को नौजवान सीखे, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बोलना जानते हैं, सर के मुद्दों को सूखे डॉक्टर और यादव की जिम्मेदारी है, उन मुद्दों पे लोगों से बात करना सिखाएं। और जब वो नौजवान मुद्दे को सूख लेंगे, कहीं न कहीं उसकी चर्चा चालू कर देंगे, कहीं न कहीं उसकी बात शुरू कर देंगे। और जब आप बोलना शुरू करेंगे तो समाज में उन बिंदुओं पर चर्चा शुरू होगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करते हैं, आपके बीच आया हूं, ये आपको चिंतन करने की जरूरत है, आपको बोलने की जरूरत है, आपको अपनी बातें उठाने की जरूरत है। और मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा और कहानी के बाद अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि आपकी नौकरी साहब के मुद्दे को जरूर सुनिए। और सुनने के बाद मुझे आज 8 से 10 ऐसे बच्चे अपने बीच में चाहिए जो मुद्दों पे बोलना शुरू करेंगे। मुझे आपसे बुलवाना है, मैं आपको सिर्फ बोलने नहीं आया हूँ, मैं आपको भाषण देने आपके बीच में नहीं आया हूँ, मैं तो ये चाहने आया हूँ कि जो मुद्दे सम्यक अभियान के हैं उसको आपको बोलना शुरू करना है, उसको आपको बोलना शुरू करना है, उसको आपको बोलना शुरू करना है और गांव में उसकी चर्चा चालू करनी है। और जिस दिन आप चर्चा चालू कर देंगे, अपने गांव में चर्चा शुरू करेंगे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चर्चा शुरू करेंगे, शादी और ब्याह में जाएंगे चर्चा शुरू करेंगे, मोहल्ले में चर्चा शुरू करेंगे और ये चर्चा समूचे मध्य प्रदेश में फैलेगी और मध्य प्रदेश में परिवर्तन होते रहेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए परिवर्तन के आगाज हो गई है। और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये एक बार जंगल में आग लगी और जब जंगल में आग लगी तो जंगल के सारे जानवर, पशु पक्षी भागने लगे। एक चिड़िया थी, वो चिड़िया जाती तो कहीं पानी का एक बूंद ले आती और उस आग में डाल देती। सारे जंगल के जानवर हंसने लगे। चिड़िया से उन्होंने कहा कि तू एक बूंद पानी ले आती है और आग में डालती है, तेरे एक बूंद पानी से आग बुझ जाएगी क्या? चिड़िया ने कहा आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी ये नहीं पता है, लेकिन जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम भागने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन की शुरुआत करें। ये परिवर्तन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के नौ क्रांति की ओर बढ़ेगी। आदरणीय डोगरे साहब ने एक एक बिंदु पे अध्ययन किया है, नौजवानों की समस्या पे अध्ययन किया है, किसानों की समस्या पे अध्ययन किया है, समाज के सम्मान के ऊपर अध्ययन किया है। अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इन्हीं के साथ आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय रोकड़े सर से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने विचारों से युवा को संदेश दें। आदरणीय गुरु जी। धन्यवाद। आदरणीय गुरु जी अपने आसन में चलो से। चटई नगर में आयोजित सम्यक कॉन्फ्रेंस के मुख्य सहभागी युवा साथियों, मंचासीन, सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर मेरे प्रिय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, इस क्षेत्र के सम्यक अभियान के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरुण यादव जी, माननीय राजेश शर्मा जी, ओबीसी महासभा के अध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल जी एवं उपस्थित सभी सम्मानित साथी, आप लोग कृपा करके शांति से बैठ जाइए और मेरा आग्रह है कि पूरी बातों को ध्यान से सुने। युवा साथियों, आज यहाँ जितनी उपस्थिति है ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं है और बिल्कुल संतुष्टिकारक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, युवाओं तक संदेश पहुँच नहीं पा रहा है या मेरे द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। मैं अपनी कमी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी पूरी बात सुनिएगा और सुनने के बाद में
जिसको भी लगता है मैं बहुत बेकार बोल रहा हूँ तो मेरे पास आके बताए। जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं मैं उनका ज़्यादा स्वागत करता हूँ, और नहीं तो आप लोगों में कमी है, युवाओं में कमी है। पढ़े लिखे युवा अगर बातों को समझने, डॉक्टर अरुण यादव जी बता रहे हैं बार बार कि ये विषय है, उसको नहीं समझना चाहते तो भविष्य कहीं नहीं है। नेताओं की बात सुनना क्या मतलब, फालतू की बातें सुनकर के क्या करेंगे आप लोग। इसलिए पहले थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, यहाँ नेतागिरी करने में नहीं आया, नेतागिरी की बात नहीं कर रहा हूँ। और एक एक युवक को आज जो मेरी बात सुनेंगे, मैं आग्रह करता हूँ कि एक एक युवक कम से कम 1000 साथियों तक संदेश पहुंचाए। क्यों भाई पहुंचाएंगे आप लोग? कोई भी अभियान शुरू में बड़ा नहीं होता, बाद में लोग जुड़ते जाते हैं, वो अभियान बड़ा हो जाता है। लेकिन आज हम जिस तारीख को यहाँ है, आज की तारीख तक यह अभियान मध्य प्रदेश में बहुत अधिक विस्तार ले चुका है। अधिकांश लाखों युवाओं को इस चीज की जानकारी हो चुकी है। सोशल मीडिया सब चलाते होंगे, उसके माध्यम से भी जानकारी हो चुकी है। और यदि आप लोग यहाँ बैठे हैं और आपको इस अभियान की जानकारी नहीं है तो मेरे ख्याल से गलत इसलिए है कि जब आपको यहाँ आमंत्रित किया गया तो है कौन आने वाला भास्कर राव रोकड़े, ये भी तो पता लगाना था। अगर आप अपने मोबाइल में मेरा नाम भी डाल के देखेंगे तो उतने में ही आ जाएगा कि अभियान क्या कर रहा है। मतलब ये अभियान मेरे लिए नहीं है, इन नेताओं के लिए नहीं है, ये छद्म रूप लेके लोगों के बीच में समाज सेवक बन के आने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये अभियान युवाओं के लिए है, युवाओं के भविष्य के लिए है, इस देश में नव क्रांति लाने के लिए है। इन नेताओं ने जो महापाप किया है उस पाप का अंत करने के लिए। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है, बिल्कुल गंभीर हो जाइए, सुनिए। और इस कार्यक्रम के बाद में मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि मेरे से बात करके जाइएगा। मैं भी आप लोगों के बीच में एक एक युवक से मिलूंगा, क्योंकि मुझको कहीं ना कहीं कष्ट है। कष्ट इस बात का है, मैंने अरुण जी से बोला हर बूथ में खबर आपके गांव होता है, वहां तक खबर पहुंचाइए, वहां के युवाओं को आना है। और यहाँ वहां के युवा अगर नहीं आ पा रहे, यहाँ के युवा नहीं आ रहे, मैं मध्य प्रदेश से कम 100-500 युवाओं को यहाँ भेजता हूँ। हर गांव में जाए बताए कौन जय श्री राम करके खुश होने वाला है, कौन भारत पाकिस्तान करके बात करके खुश होने वाला है, कौन भारत चाइना की बात करके खुश होने वाला है। अरे भारत चाइना की बात करोगे, जय श्री राम करोगे तो आपका पेट भरेगा क्या? आपका जीवन चलेगा क्या? जो समस्या है, विकट समस्या, उसके बारे में ध्यान है किसी को? विकट समस्या बेरोजगारी है। तो भाई बेरोजगारी कैसी हुई? जब आप लोगों से बात करते हैं बेरोजगारी कैसी हुई, क्या कारण है, तो नेताओं के घिसे पिटे अंदाज में आप लोग बोलने लग जाते हैं। जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, कोई कहता है निजीकरण बहुत हो गया है। ये सब कुछ कारण जो आप लोग जानते हो नहीं है, कहीं ना कहीं कमजोरी है। आज मैं जो बता रहा हूं कारण ये है, और अब आप समझेंगे। तो मेरी बातों को समझने के लिए तैयार है आप लोग? ठीक है, मैं आप लोगों के साथ संभावनाएं बताऊंगा, आप लोगों का जीवन कैसा सुधर सकता है उन बातों पे बात। देखिए, मैं 4 ऐसे मुद्दे आपके सामने रखूंगा जिसके कारण की बेरोजगारी और अविराम बढ़ती जा रही है और आज विकट स्थिति बनी है। और यदि अब आप आता है कि संभावनाएं कहाँ हैं? संभावनाएं हैं, संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। तो जो संभावनाएं मौजूद हैं, उन संभावनाओं का युक्तिकरण करने मात्र से 70% बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। कितनी? 70%। बिल्कुल मैं जैसे बोलूंगा तो आप कम संख्या में हो, लेकिन मुझे जवाब दीजिएगा। मैं जो बोलूंगा मेरे साथ में आप, ये कॉन्फ्रेंस है। नेताजी ने बोला उसको तोड़ूंगा, उसको मारूंगा, उसको काटूंगा, तो ताली बहुत बजा लेते हो, जरूरत नहीं है उनकी बातों पर ताली बजाने। आपका जीवन संवरने वाली कोई बात आए तभी ताली बजाना, अन्यथा नहीं, कोई मतलब। तो 4 ऐसे मुद्दे जो उपलब्ध संभावनाओं के युक्तिकरण से संबंधित है। यदि संभावनाओं का सही ढंग से युक्तिकरण कर दिया गया तो 70% बेरोजगारी समाप्त होगी। और उसके बाद में और एक मुद्दे पे बात करूंगा जो किसानी से, कृषि से जुड़ी हुई बात है और कृषि के साथ में उद्योग की बात है। तो कृषि और उद्योग मतलब इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग, जब इस पर हम काम करेंगे तो उससे भी 30% बेरोजगारी पर नियंत्रण पा सकते हैं। कमोवेश हम 70% बेरोजगारी से मुक्त हो सकते हैं। इस दिशा में पहल है। और यहाँ आरोप प्रत्यारोप नहीं
नहीं, हम क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं और आप सबको हमारे साथ क्या करना है, उस विषय पे बात। आप लोगों ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग लोगों को तीर्थ जाने वाली पद्धति के बारे में जानकारी लिया है ना? जानकारी है आप लोगों को? जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं बुजुर्ग लोग, क्यों कोई है कि नहीं जानकारी? बताओ। ये जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग लोगों को तीर्थ के लिए ले जाते हैं, पता है कि नहीं आपको? पता है ना? आप जानते हो क्या होता है उससे? अरे भाई, जो आदमी तीर्थ यात्रा पे ले जाता है बुजुर्गों को, तो बुजुर्ग तीर्थ यात्रा से लौट के आने के बाद क्या कहता है? बनाओ श्रवण कुमार का, जिसने मुझे तीर्थ करा दिया, अब मर भी जाऊं तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन ये मेरे लड़कों के भरोसे रहता है, इनके भरोसे रहता है, निकम्मों के भरोसे तो क्या जा पाता तीर्थ यात्रा पर। मतलब वो घर आते के साथ में जिसने तीर्थ यात्रा कराया उसको श्रवण कुमार बोलता है और अपने बेटे को निकम्मा बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता? बोलता है ना? यानी अपने बच्चों को निकम्मा बोलता है, तो वो जो ऊपर बैठ करके काम कर रहा है, साजिश रच रहा है, आपके माँ बाप को बहलाने फुसलाने का प्रयास कर रहा है, चलो तीर्थ पे, छोड़ो सब चीजें झंझट, तीर्थ कर लोगे तो आप भवसागर पार हो जाओगे, आपका अगला जन्म सुधर जाएगा। ये कह के ले जाता है और उन्हीं के सामने, आप लोगों के सामने, मतलब अपने बच्चों को वो लोग क्या बोलते हैं? निकम्मा। क्या बोलते हैं? निकम्मा बोलते हैं ना। ये बर्दाश्त कर लायक है कि बात बताओ? ये बहुत गलत चीज है, मैं इन चीजों को गलत मानता हूँ। तो टुकड़ों पे पलने के लिए हम नहीं है, हमारे में सामर्थ्य है, हम पढ़े लिखे हैं, हम कुछ करके बता सकते। इस विषय की बात की है हमारी। आजकल प्राइवेटाइजेशन क्या हो गया है? प्राइवेटाइजेशन की बात छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर वेतन बराबर मिल गई तो क्या दिक्कत है? वो भी एक बड़ी समस्या है। तो मैं मुद्दों पे आ रहा हूँ सीधे सीधे आप लोगों के सामने। और ये जो मैं आज मुद्दों पे आ रहा हूँ, ये जो बात होगी अरुण जी, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होने के बाद में इसके अलग अलग पार्ट बनाए जाएंगे, वो आप लोगों तक पहुंचेंगे। और एक चीज है, इस पर आप लोगों को भी भाषण देना है, एक एक मुद्दे पे अलग अलग भाषण देना है। 7 मुद्दों की बात कर रहा हूँ। 4 मुद्दे युक्तिकरण से संबंधित है, 5वां मुद्दा आरक्षण से संबंधित है, 6वां मुद्दा सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ जो अपमानजनक स्थिति बनाने का प्रयास किया जा रहा है उस पर केंद्रित है, और 7वां मुद्दा राजा महाराजाओं की संपत्ति के सरकारी करने से संबंधित। ये 7 मुद्दे हैं और इन मुद्दों को आप सुनिए, आपको सारी समस्या का अंत होता नजर आएगा। और मैं केवल समस्या नहीं बताऊंगा, समस्या का समाधान यहाँ प्रस्तुत करूंगा, और वो भी समाधान ऐसा प्रस्तुत करूंगा कि केवल समाधान ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम ये कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना ही है और इस तारीख को करके बताना है। तो हमने क्या किया है? एक तारीख तय किया, 1 जनवरी 2024। क्या तय किए हैं? 1 जनवरी 2024। उस दिन क्या मनाएंगे? युवा दिवस। क्या मनाएंगे? युवा दिवस। जोर से बोलिए, युवा दिवस। युवा दिवस मनाएंगे। मतलब युवा दिवस का मतलब किसके लिए दिन हुआ? वो युवाओं के लिए हुआ ना। उस दिन युवा दिवस मनाएंगे और जितनी भी बात अभी मैं करने जा रहा हूँ, इन सारी बातों का क्रियान्वयन उसी दिन सुनिश्चित हो जाएगा, और इस राज्य से जो बेरोजगारी नामक जो समस्या है उसका अंत होने लगेगा। और ये मध्य प्रदेश राज्य देश के पिछड़े राज्यों में नहीं गिना जाएगा, बल्कि नव क्रांति की ओर अग्रसर एक राज्य के रूप में जाना जाएगा, पूरे देश में, पूरे विश्व में जाना जाएगा। तो पहले मुद्दे की बात बता रहा हूं आपसे, क्या है? पहले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल थी। कितने साल थी? 58 साल। उत्तर भारत के जितने राज्य हैं वहां पर भी 58 ईयर थी रिटायरमेंट की आयु, लेकिन दक्षिण के राज्यों में 56 साल ही। कितने साल थी? 56 साल। जरा याद करते जाइए, मेरी बातों को याद करना है, याद कर। 56 साल थी दक्षिण के राज्यों में। महाराष्ट्र एक राज्य है पास का, महाराष्ट्र राज्य में इस बात पर चिंतन करना शुरू हुआ कि ये दक्षिण के राज्यों में 56 साल रिटायरमेंट आयु है, उसी प्रकार यदि हम ये 58 साल की रिटायरमेंट आयु को घटा के 56 साल कर देते हैं तो इससे बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लगेंगे। तो पास के राज्य महाराष्ट्र में इस बात का चिंतन हो रहा था कि रिटायरमेंट आयु और कम कर दी जाए,
और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में सरकार ने देखा कि अभी उस समय वित्तीय स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, आपको वेतन देने में ही दिक्कत पैदा हो रही है, और ये हर महीने में जो रिटायर होते हैं अधिकारी कर्मचारी, तो एक महीने में जो रिटायर होते हैं महीने की आखिरी तारीख को, तो उनको फाइनल पेमेंट देना पड़ता है। वो जो है ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि होती है, वो राशि जो उनको देना पड़ता है वो 400 करोड़ रुपए होती थी। एक महीने में कितनी? 400 करोड़, और साल भर में 5000 करोड़। तो सरकार ने सोचा यदि हम 2 साल तक रिटायरमेंट आयु बढ़ा देते हैं, 2 साल, तो ये 10,000 करोड़ राशि हो जाएगी और 10,000 करोड़ रुपए हम दूसरे काम में ले आएंगे। इस आशय के साथ सरकार ने 2 साल रिटायरमेंट आयु बढ़ाने की दिशा में सोचना शुरू की और आईएएस अधिकारियों को इसके बारे में रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी दी गई। तो क्या हुआ, आईएएस अधिकारियों ने रिपोर्ट बनाया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा जब कोई कर्मचारी नौकरी करने जाता है तो पहले महीने की वेतन के साथ ही उसकी ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि सरकार के पास जमा होने लगती है, और जो राशि जमा होती है उसे सरकार का वित्त विभाग निवेश प्रणाली में डालता है। उसे निवेश में डालने से जो आय होती है उस आय को कर्मचारी को मिलने वाली सुविधा में समायोजित किया जाता है। जब किसी कर्मचारी की नौकरी 25 साल की हो जाती है तब तक उनकी ग्रेच्युटी और पीएफ की इतनी अधिक राशि जमा हो जाती है सरकार के पास कि उस राशि को निवेश प्रणाली में डालने से जो आय होती है वो उस कर्मचारी को उस समय मिलने वाली वेतन से ज्यादा होती है। अर्थात जिसने 25 साल की नौकरी कर लिया और उसके बाद वो नियमित नौकरी कर रहा है तो उसको वेतन देने के लिए सरकार को अपनी तिजोरी का ताला नहीं खोलना पड़ता, बल्कि उसी की जमा राशि से उसकी वेतन की व्यवस्था हो जाती है। तो फ्री के कर्मचारी मिल जाते हैं। एक तो ये फायदा। दूसरी फायदा ये कि यदि ये रिटायर होते हैं तो एक मुश्त अपनी राशि तो ले जा लेते हैं, इनकी राशि भी सरकार के पास जमा नहीं रहती। लेकिन दूसरा बोझ क्या आ जाता है, रिटायरमेंट के बाद में वेतन की आधी राशि के बराबर की राशि लगभग पेंशन के रूप में बन जाती है। तो पेंशन का टेंशन सरकार पे आ जाता है, क्योंकि अब उनकी कोई राशि जमा नहीं है, सरकार को अपनी तिजोरी का ताला खोल के उनको पेंशन देनी पड़ती है। दूसरी बात। तीसरी बात, यदि ये रिटायर होते हैं तो इतने कर्मचारी, इतने पद खाली होंगे, तो निश्चित रूप से इनके स्थान पर नई नियुक्ति करनी पड़ेगी, और नई नियुक्ति करनी पड़ेगी तो नए कर्मचारी आएंगे तो उनको भी वेतन देना पड़ेगा, इसका भार भी सरकार पर पड़ेगा। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि भार निरंतर बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए और निश्चिंतता के साथ रहने के लिए 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी जाए, और सरकार ने उस रिपोर्ट के आधार पर रिटायरमेंट आयु 58 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी? 60 साल। 60 साल हो गए रिटायरमेंट आयु। अब बाद में देखा गया ये 2 साल बड़ा अच्छा बीता, न कर्मचारी रिटायर हुए, न उन्हें एक मुश्त राशि देनी पड़ी, न उनका पेंशन का टेंशन आया, न नई नियुक्तियां करनी पड़ी। तो सरकार ने सोचा और 2 साल बढ़ा देते हैं। अब 2 साल बढ़ाने के बारे में सरकार सोच ही रही थी कि आईएएस अधिकारियों ने रोका। उन्होंने कहा साहब गड़बड़ हो जाएगा मामला, यदि युवा सड़क पर उतर आए तो मामला गड़बड़ होगा, इसलिए एकाएक सबकी 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना ठीक नहीं है, बल्कि एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाए। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जब किसी योजना पर काम करना हो तो उस योजना को सारे समुदाय में लागू न करके एक अंश पर लागू करके देखा जाता है कि इसके परिणाम क्या आते हैं। यदि परिणाम फेवरेबल रहे, अपने पक्ष में रहे, तो फिर उस योजना को आगे बढ़ा दिया जाता है, और परिणाम विपरीत जाते हैं तो उस योजना को वापस ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला पहले रिटायरमेंट आयु पायलट प्रोजेक्ट के साथ डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की 2 साल बढ़ा के देखते हैं। यदि ये डॉक्टर प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध युवा नहीं करते तो मान लेंगे कि कोई विरोध। ऐसी स्थिति में सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ा के 62 साल कर देंगे। तो सरकार ने पहले डॉक्टर और प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा करके 2 साल बढ़ा के 62 साल की। 2 साल तक कोई विरोध नहीं हुआ। युवा इसलिए सड़क पर नहीं उतरे कि अगर हम सड़क पे उतरे कोई प्रकरण दर्ज हो गया तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा, इस आशय के साथ वो सड़क पे नहीं उतरे। लेकिन सरकार को लगा कोई विरोध नहीं है, और इस बात को देखते हुए उन्होंने सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 साल कर दी। कितनी कर दी? 62 साल कर दी। अब
कुछ ही दिन के बाद में सरकार ने सोचा कि इसको धीरे धीरे 70 साल तक ले जाना। तो बोले अब क्या करेंगे, पुनः पायलट प्रोजेक्ट लागू करते हैं। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 3 साल बढ़ाकर कितने साल कर दी गई, 65 साल। कितने साल कर दी गई, 65 साल। आप लोग सो तो नहीं रहे थे ना, आपको पता है कि डॉक्टर प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल हुई, पता था ना? पता होने के बाद में विरोध क्यों नहीं किया आप लोगों ने अभी तक के? क्योंकि आप लोग संगठित नहीं हो पाए। तो 65 साल हो गए डॉक्टर प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु। 3 साल तक सरकार ने बोला देखते हैं, अगर कोई विरोध नहीं हुआ तो सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल कर देंगे। और ये समय अप्रैल में पूरा हुआ। और सरकार ने अभी पिछले दिनों, अप्रैल की बात है, अप्रैल 2022 की, सरकार ने निर्णय लिया कि अब सारे अधिकारियों कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 साल कर देते हैं और डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 68 साल कर देंगे। कितने साल कर देंगे, 68 साल। किसकी, डॉक्टर प्रोफेसर्स की, और बाकी सबकी 65 साल। ये तो होगी बात। हमने मई में इस घटनाक्रम के बाद में मई 2022 को रीवा से सम्यक अभियान की शुरुआत की। और इस राज्य में पहली बार सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध दर्ज किया गया। उसके बाद सरकार के कदम खिंचे। सरकार ने सोचा अरे विरोध शुरू हो गया, अब रुक जाओ। तो सरकार के कदम रुक गए और सरकार ने उसी समय रिटायरमेंट आयु 65 साल करने के निर्णय से कुछ दिनों के लिए विराम लगा दिया, रुक गए। लेकिन सिर्फ रुके, उन्होंने आदेश वापस नहीं लिया। 65 और 68 साल का निर्णय लिया जा चुका है। ये तो उस समय की बात हुई, 65 और साल वाली। अब इसके बाद क्या हुआ, भारत सरकार का एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ है। ईपीएफओ, आप लोगों ने ईपीएफओ सुना है क्या? नहीं सुना, पेपरों में जरूर आया था, लेकिन ध्यान आप लोगों का नहीं गया। आप लोगों को परेशान करने के लिए, आप लोगों के भविष्य को चौपट करने के लिए योजना बनाई जाती है। वो योजना अखबारों में छपती है, लेकिन आप लोगों का ध्यान उस ओर नहीं जाता। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो परेशान है उसको बता दें। तो ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, भविष्य निधि संगठन ने भारत सरकार को एक बड़ी जिम्मेदारी रिपोर्ट दी। क्या दिया रिपोर्ट में कि उन्होंने रिपोर्ट की शुरुआत ही बड़ी गंदे तरीके से किया। अब लोग जल्दी मरते नहीं है, दवा खा खा कर लंबे समय तक जीते हैं। और यदि वे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं तो सरकार पर पेंशन का भार बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक साथ 5 साल बढ़ा दी जाए। यदि ईपीएफओ की अनुशंसा के अनुसार 5 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी जाती है तो मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट आयु कितनी हो जाएगी पता है आप लोगों को? नहीं जोड़ पाया आप लोग अभी भी? अरे भाई 5 साल ईपीएफओ ने बढ़ा दिया, अभी पहले 65 और 68 साल हो गई है सरकार के आदेश से, होना तय है, अभी कुछ ही दिनों में होगी। और 5 साल और केंद्र ने बढ़ा दिया तो कितनी हो जाएगी? 70 और 73 साल। कितनी होगी? 70 और 73 साल। जरा सोचिए, चिंतन करिए। 70 और 73 साल यदि सेवानिवृत्ति आयु हो गई तो क्या 10 साल तक वैकेंसी निकलेगी? क्या वैकेंसी नहीं निकलेगी ना? बंद। तब क्या होगा? आप लोग सब ओवर एज हो जाएंगे, और ओवर एज हो गए तो उसके बाद में नौकरी की इच्छा खत्म, मानसिक रूप से त्रास शुरू। ये लोग बोलते हैं 60% युवाओं का देश है भारत। संभावनाएं सामने नहीं आएगी तो 60% अवसादग्रस्त युवाओं का देश हो जाएगा। सब अवसाद की स्थिति में आएंगे कि नहीं आएंगे? आप समझ रहे हैं कितना गंभीर विषय है ये चिंता। अगर आप लोगों को चिंता नहीं हो रही है तो फिर मेरे ख्याल से देश का नवनिर्माण नहीं हो सकता और आप सब लोग नौकरी पाने लायक नहीं है, अगर आप लोगों को इसकी चिंता नहीं हो रही है। और अगर चिंता हो रही है तो समाधान निकलेगा। तो हमने समाधान की ओर बढ़ने का प्रयास किया। ये तो चिंता का विषय, समाधान की ओर हमने कुछ आईएएस अधिकारियों से कांटेक्ट किया। हमने बोला भाई 31 जुलाई 2024 को यदि शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू कर दी जाती है तो मध्य प्रदेश से कितने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे? तो उन आईएएस अधिकारियों ने आंकड़े निकाल के लाया कि यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू की जाती है तो 31 जुलाई 2024 को
शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल बोर्ड जनपद एवं शासकीय उपक्रमों के कुल 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये समस्या का समाधान यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी 58 साल सेवानिवृत्ति लागू करने पर रिटायर हो जाएंगे। तो हमने इस सम्यक अभियान के माध्यम से निर्णय लिया है कि हम 1 जनवरी 2024 को युवा दिवस मनाएंगे और क्या करेंगे उस दिन सरकार के सामने ड्राफ्ट पेश करेंगे। उसमें लिखा होगा मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू की जाती है और इसका सुनिश्चित क्रियान्वयन 31 जुलाई 2024 को कर दिया जाएगा, क्योंकि डेट उसमें निकाले हैं। इससे क्या होगा, चूंकि 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, इसलिए 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच 5,30,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक सरकारी नौकरियों का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कितने का होगा, कितने युवाओं के लिए होगा? 5,30,000। क्या आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? बात सुन रहे हैं? दिमाग में बात आ रही है? कितने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे? कितने युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे? 5,30,000। अभी कहीं दिख रही है संभावना है क्या? नहीं, अब ये संभावना हमने सामने रखा है। किस दिन से होगा ये? 1 जनवरी 2024 से, युवा दिवस के दिन से। ये आप मेरी बात सुनने के बाद आपको भी लोगों को सुनाना है, इसलिए मैं जोड़ दे रहा हूं। अब दूसरी बात, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो देश के नीति निर्धारकों को श्रमिकों की चिंता हुई, मजदूरों की चिंता हुई। या मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, जिसको जितनी चाहे इच्छा होती है उतनी मजदूरी दे देता है, तो यह अन्याय है। इस अन्याय से इनको मुक्ति दिलाना है। तो संसद में प्रस्ताव अधिवेशन पेश संसद में विधेयक पेश किया गया। क्या विधेयक पेश किया गया कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया जाए, और उस न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के ड्राफ्ट में 3 टाइप की मजदूरी रखी गई थी, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। अकुशल कौन? जो मकान बनाते हो, गारा मिट्टी ढोने का काम करते हैं वो अकुशल, जो थोड़ी बहुत ईंटे की जोड़ाई कर ले वो अर्धकुशल, और जो बढ़िया मकान बना ले वो कुशल श्रमिक। तो 3 वर्ग के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में सदन में पारित हो गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जानते हो नहीं जानते आप लोग? मजदूरों के लिए है। तो ये तो मजदूरों के लिए हुआ। उसके बाद में 11 साल बाद 1959 में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक न्यायालय में गए और उन्होंने न्यायालय के सामने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम रखते हुए कहा कि साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है और हमें इतना कम वेतन मिल रहा है। न्यायालय ने बोला भाई श्रमिकों के लिए बना कानून शिक्षकों पे लागू नहीं होता, इसलिए उन्होंने मामला खारिज कर दिया। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के भिन्न स्तर के ढेर सारे अधिकारी कर्मचारी जो काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, सब न्यायालय पहुंचे, साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में इतना कम वेतन मिल रहा है। न्यायालय ने कहा क्योंकि शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए अब तक कोई कानूनी प्रावधान नहीं बनाए गए हैं, इसलिए न्यायालय की ओर से न्यूनतम वेतन संबंधी कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आप समझ रहे हैं? अब भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को मात्र 3,000 रुपए महीना मिल रहा है, और सरकारी में जाता है तो 22,000 से शुरुआत होती है। प्राइवेट का 6-7,000 रुपए महीने में काम करता है, सरकारी में जाता है तो 28,000 से शुरुआत होती है। प्राइवेट में इंजीनियर 10,000 रुपए महीने में काम करने की वजह से सरकारी में जाता है तो 42,800 रुपए का वेतन मिलता है। कितना बड़ा अंतर है? क्या सरकारी में काम अधिक है इसलिए वेतन अधिक है? नहीं, बल्कि हमने देखा है सरकारी में काम कम, सुविधाएं अधिक, वेतन अधिक है, और प्राइवेट में वेतन कम, काम ज्यादा। कितनी विचित्र स्थिति है। तो हमने 1 जनवरी 2024 को एक संकल्प पारित कराने का निर्णय लिया है। उसका ड्राफ्ट हम बना रहे हैं। वो ड्राफ्ट में क्या लिखा होगा? ड्राफ्ट में लिखा होगा मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू किया जाता है, लागू करने संबंधी संकल्प जारी किया जाता है, और इस संकल्प के तहत विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक पारित होते ही राज्य में शासकीय क्षेत्र के अधिकारियों कर्मचारियों को जितना नियुक्ति के समय जितना न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है उतना ही न्यूनतम वेतन
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी देना होगा। मतलब सरकारी क्षेत्र की वेतन के बराबर वेतन निजी क्षेत्र में भी हो जाएगी। इससे समस्या का अंत होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आप लोगों को? अरे सरकारी वेतन के बराबर निजी क्षेत्र की भी वेतन हो जाएगी तो क्या जरूरी होगा कि सरकारी नौकरी के लिए ही दौड़े हम? नहीं दौड़ेंगे ना। और यदि ऐसा हो गया तो न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू हो गया तो कैसा होगा? अच्छा होगा? आप लोगों का भविष्य संवरेगा। तो ये इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आप लोग आउटसोर्सिंग के बारे में जानते हैं? आउटसोर्सिंग प्रणाली क्या हुआ था 1991 में, इस पर ध्यान गया सरकार का कि जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, जैसी किसी कार्य विशेष को संपादित करने के लिए कंपनी में एक नियमित नेचर के कर्मचारी नहीं है तो उस कार्य को ठेका पद्धति से पूरा कराया जाता था। उसको बोलते, वो जो काम ठेका पद्धति से काम पूरा करती थी उस कंपनी को सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कहते थे। किसी कंपनी में बहुत उच्चतम योग्यताधारी कर्मचारी की जरूरत है, किसी कार्य में एक्सपर्ट उसकी जरूरत है और वो उस कंपनी में नहीं है, वो दूसरी कंपनी से ला करके उनसे काम कराता था। तो वो नॉलेज प्रोवाइडर जो कंपनियां होती थी उस टाइम के विशेषज्ञ को जो उपलब्ध कराती थी उसको नॉलेज प्रोवाइडर कंपनी कहा जाता था। लेकिन इन कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को का शोषण बहुत अधिक हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं थी। तब सरकार ने नॉलेज प्रोवाइडर कंपनियों का रजिस्ट्रेशन केपीओ अर्थात नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बिजनेस जो अपना सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का रजिस्ट्रेशन बीपीओ अर्थात बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के तहत करने का निर्णय लिया। तो केपीओ और बीपीओ के तहत कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई तो उन कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को कम से कम न्यूनतम स्तर की सुविधाएं मिलने लगी। लेकिन कुछ सालों बाद बड़ी विचित्र स्थिति बनी। सन 2014 से केपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां कंसल्टेंसी कंपनी बन के सामने आई और जो ठेका विशेष का कर्मचारी उपलब्ध कराने का जो ठेका लेती थी उन कंपनियों के लिए कर्मचारियों का चयन करने का प्लेटफॉर्म बन करके 3-3 महीने की वेतन की बराबर की राशि कंसल्टेंसी फीस के रूप में लेने लगी। एक दलाली का अड्डा बन गया। और दूसरी चीज, बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां कार्य विशेष का ठेका न लेकर के मेन पावर सप्लायर बन गई। मेन पावर सप्लायर बन गई। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। सारे युवाओं की दलाली शुरू हो गई। दलाली का काम शुरू हो गया। अब आप देखेंगे कि सरकारी विभागों में ही 70% पदों पर आउटसोर्सिंग के कर्मचारी काम कर रहे हैं। बिजली विभाग में जाके देखो कितने कर्मचारी नियमित हैं, तो अगर 10 कर्मचारी हैं वहां पे तो 10 में 3 कर्मचारी नियमित है, 7 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के। सारे सरकारी विभागों में 70% नियुक्ति आउटसोर्सिंग से की जा चुकी है। हमने आंकड़े निकालवाया है तो आंकड़े निकालने पे आया कि शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल बोर्ड जनपद एवं शासकीय उपक्रमों में कुल 9,80,000 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्तियां की जा चुकी है। इसीलिए वैकेंसी नहीं निकल रही है। वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है पता नहीं चलता किसी को। निकल नहीं रही है, सरकार के पास वैकेंसी है लेकिन वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही? अरे जाके उस दफ्तर में देखिए जितने कर्मचारियों की जरूरत है उससे ज्यादा कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं। जब वहां कर्मचारियों से काम चल रहा है तो क्यों वैकेंसी निकालेंगे वो? क्योंकि 9,80,000 पदों पर अभी आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा चुकी है। बड़ी विचित्र स्थिति। प्राइवेट कंपनियों में 90% पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा चुकी है। बड़ी विचित्र स्थिति है। काम किसी का, कर्मचारी किसी और कंपनी के। तो हम 1 जनवरी 2024 से हर हालत में आउटसोर्सिंग प्रणाली पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा के रहेंगे। और इससे क्या होगा? ये 9,80,000 जो अभी आउटसोर्सिंग से भर्ती हुई है इनके स्थान पर और जो 5,30,000 रिटायर होंगे उनके स्थान पर 9,80,000 और 5,30,000 कितना हो गया? 15,10,000। कितने हो गए? 15,10,000 युवाओं के लिए 1 जनवरी 2024 से सम्मानजनक सरकारी नौकरियों का मार्ग प्रशस्त हो गया। 15 लाख। ये चिंता, ये प्लानिंग है, समय का अभियान। अब एक बात आती है, चौथी बात क्या है? जनवरी 2020 की बात है। विदेशी उद्योगपतियों का प्रतिनिधि मंडल आकर भारत के सत्ताधीश से मिलते हुए यह आग्रह करता है कि हम आपके देश में उद्योग लगाना चाहते हैं। उद्योग लगाने के लिए यह देश बहुत अच्छा है।
तो सत्ताधीश ने कहा आइए स्वागत है। तो उन्होंने कहा भाई हम लगा तो लेंगे, लेकिन समस्या है हमारे सामने। बोले क्या? बोले कोई B.R. अम्बेडकर आप क्या हुए थे? तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के टाइम में 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी हुआ करती थी, उस शिफ्ट ड्यूटी को बदल करके उन्होंने 8 घंटे की कर दिया। कितने घंटे कर दिया था? 8 घंटे की। किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने किया था। तो हम चाहते हैं वो अंग्रेजों के टाइम में जो 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी थी वही होना चाहिए। अंग्रेजों का शासन अच्छा था उद्योगपतियों के लिए, तो आप इसको 12 घंटे कर दीजिए, नंबर 1। दूसरी बात, पहले अंग्रेजों के टाइम में कंपनी के गेट तक कर्मचारी चला गया और उसको पता चला मैं यहाँ कर्मचारी बोले नहीं हमको निकाल दिए। मतलब नौकरी पे रखने और निकालने की पूरी आजादी उद्योगपतियों को दी। तो B.R. अम्बेडकर ने बहुत सारे श्रम कानून बनवाए। तो श्रम कानूनों के चलते अगर कोई कंपनी कर्मचारियों को निकालना चाहती है तो कभी कर्मचारी ने अगर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो उसको निकालना संभव नहीं था। तो उन्होंने उद्योगपतियों ने क्या कहा? उद्योगपतियों ने कहा कि हमें नौकरी पर रखने और निकालने की पूरी आजादी दीजिए, सारे श्रम कानूनों को निलंबित कर दीजिए, हटा दीजिए। तो सत्ताधीश ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। उन्होंने तत्काल 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को कितने घंटे कर दिया? 12 घंटे। कितने घंटे किया? 12 घंटे कर दिया। उससे क्या हुआ? जिस कंपनी में यदि 3 शिफ्ट में 1000 कर्मचारी यानी 3000 कर्मचारी कार्यरत थे, अब शिफ्ट कितनी हो गई? 2 शिफ्ट हो गई। एक शिफ्ट बाहर हो गई थी। एक शिफ्ट के 1000 कर्मचारी क्या हो गए? बेरोजगार हो गए कि नहीं हुए? ये बेरोजगारी पहली। दूसरी चीज क्या हुई? जैसे उन्होंने श्रम कानून हटाया तो पुरानी कंपनियों ने सोचा कि हमारे पुराने कर्मचारी 60,000, 70,000, 80,000 वेतन लेने लगे, अगर इनको हमने हटा दिया, तो हटा भी देने के बाद भी न्यायालय जा ही नहीं सकते, कानून खत्म हो गए, तो इनको अगर हमने हटा दिया तो इनके स्थान पर 8-10 हजार रुपए महीने वाले आउटसोर्सिंग के कर्मचारी मिल जाएंगे। और इस आशय के साथ कंपनियों ने सारे पुराने कर्मचारियों की छटनी करना शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा ना, अपने गाँव में सारे लोग नौकरी छोड़ के आ गए थे, आए थे कि नहीं आए? वो इन कारणों से आए थे। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो हम 1 जनवरी 2024 को हर हालत में पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बहाल करा के रहेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, सारे श्रम कानूनों को बहाल करवाएंगे। नंबर तीसरी चीज क्या करेंगे? सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनवाएंगे। और सरकार का प्लेसमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा? यदि किसी कंपनी को कर्मचारियों की छटनी करना अनिवार्य होता है तो उसको प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये अप्रूवल देते समय ही प्लेसमेंट डिपार्टमेंट यह सुनिश्चित कर लेगा कि निकाले जाने वाले कर्मचारियों को समान नेचर के कार्य वाली दूसरी कंपनियों में प्लेसमेंट दिला। इससे कभी भी युवाओं के भविष्य में अनिश्चितता पैदा नहीं। ये 4 मुद्दे हैं जो युक्तिकरण से संबंधित है। अर्थात यदि रिटायरमेंट आयु 58 साल कर दी जाती है तो 5,30,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक नौकरियों का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू कर दिया जाता है तो सरकारी नौकरियों पर दबाव कम होगा और प्राइवेट सेक्टर में भी जाके युवा अपना भविष्य संवारने लगेंगे। और यदि आउटसोर्सिंग प्रक्रिया से भर्ती प्रक्रिया रोक करती है तो 9,80,000 पदों पर नियमित नियोक्तियों का मार्ग प्रशस्त होगा और निजी क्षेत्र में भी नौकरियों के लिए अवसर खुल जाएंगे। और यदि 8 घंटे की शिफ्ट पुनः लागू कर दी जाती है, श्रम कानून लागू कर दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से बेरोजगारी जो अभी व्याप्त है उसका 70% का निदान हो सकता है। ये हुई 4 मुद्दे। अब 5वीं बात आती है आरक्षण से संबंधित। क्या हुआ? देश जब हमारा स्वतंत्र हुआ तो देश के नीति निर्धारकों को चिंता हुई कि जो जातिगत उपेक्षा का शिकार समाज है, अनुसूचित जाति वर्ग का, उसे मुख्य धारा से जोड़ना है। आदिवासी समाज जो वनांचल में रहता है उसको मुख्य धारा से जोड़ना है, उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण देने के लिए प्लानिंग की गई। तो 1931 में जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी, उसी आधार के आंकड़े जुटाए गए। उन आंकड़ों को सामने लाया गया तो देश में 7.5% आबादी आदिवासी वर्ग की पाई गई और 15% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की पाई गई। तो कुल 22.5% आरक्षण SC/ST वर्ग को दे दिया गया। बाद में देखा गया कि पूर्वोत्तर के तो कई ऐसे राज्य हैं जहां 50% से अधिक आदिवासी वर्ग है, आदिवासियों की आबादी है। तो देखा गया कि इनके साथ तो अन्याय हो जाएगा। तब भारत सरकार ने राज्य सरकार को यह अधिकार दे दिया कि वे आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करें। अर्थात आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने का अधिकार कब आ गया? 19
1950 में किनके पास आ गया? राज्य सरकार के पास। तो अब उसके बाद क्या हुआ? उस समय में कुछ लोग न्यायालय चले गए और न्यायालय ने यह व्यवस्था दे दिया कि राज्य आबादी के अनुपात में आरक्षण तो दे दे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी भी कीमत में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था के कारण में 20% आबादी आदिवासी वर्ग की थी, इसलिए यहाँ 20% आरक्षण आदिवासी वर्ग को और 16% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की थी, उनको 16% आरक्षण दिया गया। इस प्रकार 36% आरक्षण SC ST के लिए हो गया। उसके पश्चात 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए, जिसका संकल्प 1974 में ही पारित हो चुका था। तो जब 1979 में मंडल आयोग बना तो उस मंडल आयोग ने 1982 में 84 में अंतरिम रिपोर्ट दी और फाइनल रिपोर्ट 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री को काल में दी। जब उन्होंने फाइनल रिपोर्ट दिया तो उसमें क्या लिखा था? अभी जो है हमारे पटेल जी है ओबीसी महासंघ वाले, या खासकर ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो क्या लिखा उन्होंने जो फाइनल रिपोर्ट दिया राजीव गांधी के समक्ष, तो उसमें लिखा देश में कुल 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण न देने की व्यवस्था दी है। वो देश में अब तक 22.5% आरक्षण SC ST वर्ग के लिए लागू है, इसलिए आयोग कुल 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने की सिफारिश करता है। इस पर राजीव गांधी ने अपने निर्णय लेते हुए विचार व्यक्त किया कि भाई जब 1931 में पहली बार आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई है, उसके बाद जातिगत जनगणना नहीं की, तब से खूब सारा उथल-पुथल हो चुका है, तो इन आंकड़ों पर कैसे विश्वास करें? जब तक जातिगत जनगणना नए सिरे से नहीं जाती तब तक मंडल आयोग की सिफारिश लागू करना संभव नहीं है। ये राजीव गांधी की टिप्पणी थी। दूसरी टिप्पणी राजीव गांधी ने बोला, यदि मान के चला जाए 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है देश में, तो 44% आबादी को हम 27% आरक्षण क्यों दें? उन्होंने बोला ये रिपोर्ट ही त्रुटिपूर्ण है और त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट को लागू करने से मना कर दिया। लेकिन जब 1989 में बीपीसी की सरकार बनी तो उन्होंने जल्दीबाजी में श्रेय लेने के चक्कर में त्रुटिपूर्ण मंडल आयोग की सिफारिशों को यथावत लागू कर दिया। किसने लागू किया? बीपीसी। उससे स्थिति विचित्र बन गई। क्या हुआ? मध्य प्रदेश में पहले से ही 36% आरक्षण SC ST वर्ग के लिए था। यदि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दे दे तो वो 63% हो जाता, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई व्यवस्था के खिलाफ था। इसलिए मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को केवल 14% आरक्षण मिला। 14% आरक्षण से 54% आबादी वाला ओबीसी वर्ग संतुष्ट नहीं हो सकता था। लेकिन ओबीसी वर्ग ने सोचा पहले भी जनरल में थे, जनरल में ही आवेदन करेंगे, जाना ही नहीं ओबीसी वर्ग में नहीं गए। लेकिन हाल ही में 3 साल पहले पुनः सुप्रीम कोर्ट की एक नई व्यवस्था आ गई और उस नई व्यवस्था के तहत निर्णय लिया गया कि आरक्षित वर्ग का कोई भी व्यक्ति अनारक्षित वर्ग में आवेदन नहीं कर सकता। इससे उथल-पुथल मची, इससे बेचैनी पैदा हुई ओबीसी वर्ग में, क्योंकि भिन्न सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट आई है उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 54% आबादी ओबीसी की वर्ग की है। तो 54% आबादी वाला ओबीसी वर्ग 14% में सिमट कर कैसे रह सकता है? बेचैनी होना स्वाभाविक था। ये बड़ी गंभीर विषय है। ये मानता हूं मैं कि जनगणना का अधिकार भारत सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं। लेकिन राज्य सरकारों को हमारे संविधान में एक व्यवस्था दी गई है कि वे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जातिगत आधार पर सर्वे करा सकते हैं। और उसी अधिकार के तहत पिछले दिनों पंचायत चुनाव के समय में न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वे अपने राज्य में ओबीसी वर्ग की कितनी आबादी है उसका सही आंकड़ा पेश करें। लेकिन सरकार ने जानबूझकर सर्वे नहीं कराया। सर्वे कराने का अधिकार राज्य सरकार को। तो हम 1 जनवरी 2024 से निश्चित तय करवा के रखेंगे कि मध्य प्रदेश में जातिगत आधार पर सर्वे का जो अधिकार राज्य को मिला है उसके आधार पर सर्वे कराया जाए। और वो सर्वे कैसा हो? SC वर्ग, ST वर्ग, ओबीसी वर्ग, जनरल वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग, ईसाई वर्ग, जैन वर्ग, मतलब हर वर्ग की आबादी का अलग अलग आंकड़ा सामने आ जाए। अब बात आती है आबादी, जब आंकड़ा अलग अलग आ जाएगा तो आबादी के अनुपात में आरक्षण भी सुनिश्चित होना तय हो जाएगा।
लेकिन फिर भी एक बात आई कि वही व्यक्ति बार बार आरक्षण का लाभ न ले, इसलिए आरक्षण के भीतर भी आरक्षण कर दिया जाए। 50% आर्थिक रूप से पिछड़े हुए के लिए कर दिया जाए, उसी में से खेलकूद का कोटा रख दिया जाए, परित्यक्ता विधवा महिला का कोटा रख दिया जाए, अन्य सारे कोटे उसमें फिक्स कर दिया जाए, फिर भी न्याय नहीं होगा। यदि आबादी के अनुपात में आपने आरक्षण दे दिया, ठीक है, एक पक्ष तो खुश हो रहा है, चलो आबादी के अनुपात में आरक्षण हुआ, लेकिन जो बहुत अधिक पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में सबसे अधिक अंक लाते हैं, वो अर्हकारी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाते हैं, तो उनको उत्कृष्ट श्रेणी में स्थान तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया। उनकी मेहनत को बेकार में नहीं जाने देना चाहिए। तो इसलिए प्रत्येक वर्ग की आबादी का 10% निकाल के अलग कर दिया जाए। जैसे 54% आबादी यदि ओबीसी वर्ग की है, तो 54% का 10% कितना होगा भाई? मैथमेटिक्स वाले होंगे, बताइए, है किसी के दिमाग में बात? अगर आप लोग फौरन जोड़ देंगे 54% से 10% कम करना है तो बोले 44 आ गया, 10%, ऐसा नहीं है। 54% का 10% 5.4% होगा, यानी लगभग 6% मान लो। तो 54% अगर आबादी है तो उसका 6% कम होगा, तो भी तो 48% बचेगा ना ओबीसी वर्ग के लिए। तो अब ये 10% प्रत्येक वर्ग की आबादी का बचा के रखा जाए, और सबसे अधिक अंक लाने वाले अर्हकारी और प्रतियोगी परीक्षा में जो अंक लाते हैं, सबसे अधिक अंक लाते हैं, उन्हें उत्कृष्ट श्रेणी अर्थात एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत आरक्षण दिया जाए। यानी आबादी के अनुपात में आरक्षण भी हो जाएगा और एक्सीलेंस कैटेगरी को भी आरक्षण मिल जाएगा। इससे कभी भी असंतोष पैदा नहीं होगा और पूरे देश में समता और समानता का सिस्टम लागू हो सकता है। ये 5वीं बात। 6वीं बात जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं वो ये है कि एक बड़ा अच्छा प्रसंग आया था मेरे सामने। क्या हुआ, एक बार मुख्यमंत्री पद की एक दावेदार, या का दावेदार बोलते ने एक सभा को संबोधित करते हुए कही क्या कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनी या बना तो कलेक्टर मेरे सामने फाइल लेकर खड़ा है। तो खूब सारी तालियां बजी, अगर कोई निगेटिव बात कर ले तो तालियां खूब बजती है, और अखबारों में भी बड़ी-बड़ी हेडलाइन छपी, ये मुख्यमंत्री बने तो ये कलेक्टर को फाइल लेके खड़ा करवाने की बात कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात। मेरे को बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट होने का मेरा कारण ये था कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे, हमारे कॉलेज में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर से बुलाते थे और वो मोटिवेशन के लिए अपना व्याख्यान देते थे। सारे पढ़ने वाले लड़के उनको रोल मॉडल मानने लगते थे और मन ही मन सबको सजोते थे कि हमें भी आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है। तो बड़ा सम्मान का भाव था। अब यदि किसी कलेक्टर को कोई मुख्यमंत्री फाइल लेके अपने सामने खड़ा रखवा इसका अपमानित करने का प्रयास करे तो कोई कलेक्टर बनना चाहेगा क्या? सम्मान के खिलाफ है कि नहीं है? तो अब यही हाल हो गया है। इसका थोड़ा सा आगे की ओर जाइए। पहले गांव में पटवारी को पटवारी साहब कहते थे, मास्टर को मास्टर साहब या गुरुजी कहते थे, ग्राम सेवक ग्राम सहायक होता था तो उनको बाबू साहब कहते थे। बड़ा ही सम्मान का भाव था, कोई उनके सम्मान के खिलाफ नहीं जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये नेतागिरी आ गई। एक नेता आता है, खड़ा होता है, भाषण देना शुरू करता है, सबसे पहले अधिकारियों को गाली देता है, जम के गाली, अपमानजनक स्थिति बना दी गई। और उनकी बात सुन के युवाओं ने भी बोलना शुरू कर दिया। युवा भी बोलते हैं ये पटवारी, ये मास्टर, और साथ में 2-4 गाली। और अगर पुलिस वाले सामने जाते दिखाई दे तो बोलते हैं ठुल्ला जा रहा है, ठुल्ला। कितनी अपमानजनक स्थिति बनती है, जरा इस पर सोचिए। गाली देते समय बहुत अच्छा लगता है, हम गाली दे रहे हैं, अगले वाले के पास लड़ाई करती, लेकिन जो गाली खाता है अनावश्यक रूप से, उस पर क्या बीतती है। कई अधिकारी कर्मचारी जिनको अनावश्यक अपमानित कर दिया जाता है, उनको गाली गलौज किया जाता है, वो घर जाके शांति से सो नहीं पाते, रात भर उनको नींद नहीं आती, अपना सारा गुस्सा अपने पत्नी और बच्चों पर उतारते हैं। कितनी बुरी स्थिति है। तो मैं चाहता हूँ युवा साथियों, आप लोगों से मेरे साथ संकल्प लीजिए, क्योंकि अपमानजनक रास्ता है। आपको भी पटवारी, मास्टर, बाबू, तहसीलदार, कलेक्टर, एसपीडीएफ को बनना है। क्यों जाना चाहते हो गलत रास्ते पर, जिस रास्ते पर अपमान मिलने वाला है, गाली खाओगे जब वो बनोगे। इससे पहले ही रास्ता बंद कर दे, वो गाली खाने वाला, अपमान का रास्ता बंद कर दे। हम संकल्प ले कि हम शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को उनके पद और पद के अनुरूप सम्मान देंगे भी और दिलाएंगे। और यदि किसी ने उन्हें अकारण अपमानित करने का प्रयास किया तो उन्हें सबक सिखाने से भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनका सम्मान हमारा सम्मान, उनका स्वाभिमान हमारा स्वाभिमान। ये मेरी 6वीं बात थी। अब मैं 7वीं बात जाता हूँ। ये बात जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं आ रहा हूँ। देश हमारा जब स्वतंत्र हुआ तो किससे स्वतंत्र हुआ?
किससे स्वतंत्र हुआ देश? जरा बताओ, जोर से बोलो। हमारा देश किससे स्वतंत्र हुआ? अंग्रेजों से। केवल अंग्रेजों से हुआ क्या? हमारा देश केवल अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ क्या? नहीं, हमारा देश अंग्रेजों के साथ साथ राजा महाराजाओं के चंगुल से भी स्वतंत्र हुआ। किससे हुआ? राजा महाराजाओं के चंगुल से भी स्वतंत्र हुआ। हम आपको बताते हैं क्या थी व्यवस्था, कैसी थी भाई। पहले भिन्न भिन्न तरीके से बाहर के शासक आते थे, आक्रमण करते थे, वो राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेते थे, फिर वो राज करने लग जाते थे। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने भी आक्रमण कर दिया, तो राजा महाराजा उनके अधीन आ गए। जब उनके अधीन आ गए तो ये झुक गए, सामने लेट गए उनके कि भाई हमारा राज बनाए रखो, जो चाहेंगे आप हम वही करेंगे। तो उन्होंने समझौता किया, समझौता करके उनको टैक्स देना था। वो जितना पहले टैक्स लगता था उनसे अंग्रेजों का टैक्स और बढ़ा दिया राजा महाराजा। पहले जितने ज्यादा प्रजातांत्रिक विश्वास रखते भी थे कुछ राजा महाराजा, तो वो सब हट गया। वो अंग्रेजों की नीति के अनुसार भी चलने लगे और अपनी भी नीति चलाने लगे। तो इतना शोषण हुआ, जहां जहां राज परिवार के राजा महाराजाओं का शासन था, पूरे देश में नहीं था। कई जगह कंपनी शासन था सीधे सीधे अंग्रेजों का, वहां उतना शोषण नहीं था। लेकिन जहां रियासतकालीन व्यवस्था थी, रियासतें थी, राजा महाराजा थे, वहां पर बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। तो हमारा देश राजा महाराजाओं से भी स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों के साथ साथ। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन फिर क्या हुआ? देश स्वतंत्र हुआ तो जो राजा महाराजा थे, उन राजा महाराजाओं के संपत्ति को सरकारी करने की बात आई। सरकारी तो हो ही जाना था, स्वाभाविक था। तो सरकारी करने की बात आई तो बड़े विवेकपूर्ण ढंग से सरकार ने सोचा कि चलो इनकी भी आजीविका चलना चाहिए। उनकी आजीविका के लिए जो संपत्ति थी उसके एक भाग को निर्धारित कर दिया गया, इतनी संपत्ति ये रख लेंगे, इतनी सारी संपत्ति सरकार की हो जाएगी। लेकिन क्या था, पूरे अधिकारी कर्मचारी जितने थे वो सारे अधिकारी कर्मचारी राजा महाराजाओं के थे। उन्होंने क्या किया? चालबाजी, सारी की सारी संपत्ति को बचाने के लिए जितनी संपत्ति कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट के आधार पर रखने का उनको अधिकार दिया गया था, उतनी तो अपने नाम पे रखे, बाकी सारी संपत्ति को अपने नातेदार, रिश्तेदार, पास पड़ोस के लोगों, कुत्ते बिल्लियों के नाम पे करा, सब संपत्ति को बचा के रख लिया। और इसी प्रकार जो राजमहल है, राजमहल किले होते कि नहीं होते? राजमहल और किले देखे आप लोगों ने? तो राजमहल और किले, उसके बारे में ये व्यवस्था दी गई कि 1947 के पहले राजगद्दी पर बैठे हुए जो लोग हैं वो जब तक जीवित हैं, मतलब जीवन पर्यंत लिखा गया, ऐसा नहीं लिखा गया जब तक जीवित, वे जीवन पर्यंत महलों और किलों में रह सकते हैं। मतलब हिसाब है, मतलब जब तक वो जीवित हैं तब तक महलों और किलों में रहेंगे। लेकिन उनके वंशज रहेंगे क्या? उनके वंशजों को नहीं रहना था महलों और किलों में। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सारे राजघराने के लोग ही विधायक, सांसद चुने जाने लगे, यही मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनने लगे और उन्होंने सारे प्रावधान अपने अनुरूप कर लिया। और उन महलों और किलों में सिर्फ उनके जो राजगद्दी पर बैठे थे उनको रहने का अधिकार था। बाद में आर्कियोलॉजिकल मार्कों के होने के कारण सरकार के हो जाने से नहीं होने दिया और उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। और पहले जो संपत्ति गलत तरीके से अपने पास रखे थे उसको भी एक नंबर में परिवर्तित कर लिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो इंदिरा गांधी ने उस दिन कड़े कदम उठाए कि पृथ्वी पर से भी बहुत बड़ी राशि मिलती थी, बहुत ज्यादा। देश की कुल बजट का 28.13% राशि पृथ्वी पर से के रूप में राजा महाराजाओं को चले जाती थी। 28.13% कुल बजट का, बहुत पृथ्वी पर से मतलब पेंशन। तो इंदिरा गांधी ने उनका पेंशन बंद की, बैंकों पर भी उन्हीं का कब्जा बना हुआ था, बहुत सारा नियंत्रण था। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, खदानों पर भी उन्हीं का नियंत्रण था, खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और राजा महाराजा के टाइम में जितनी कंपनियां चल रही थी उन कंपनियों का भी इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस प्रकार देश को आर्थिक दिक्कतों से उबारने में उन्होंने बड़ी कदम उठाई। लेकिन एक काम उनका अधूरा रह गया था, वो चाहती थी कि कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट, जो मतलब राजघरानों का विलीनीकरण हो रहा था, वो कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट के आधार पर जितनी संपत्ति को गलत तरीके से राजा महाराजाओं ने बचा के रख लिया, उन सारी संपत्तियों को सरकारी कर दिया जाए। और ये महलों और अभी आई हम आप लोग के साथ ही कि आप लोग ये बताइए क्या इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं? बोलिए, आप जितने लोग हैं उतने की आवाज काफी है। आप लोग इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं या नहीं? यस सर, यस। जुड़ेंगे? आवाज एक दो बोलते हैं, बाकी लोग तो बोलते ही नहीं। क्यों नहीं बोलते भाई? बाकी क्या नहीं जुड़ना चाहते? अरे भाई जुड़ना चाहते हैं, सब जुड़ना चाहते हैं। तो जब सब जुड़ना
सुनना चाहते हैं इस अभियान से तो क्या करेंगे बताइए? सबसे चर्चा करना है, गली मोहल्ले में, चौराहे पर, गांव-गांव में चर्चा करना है। व्हाट्सएप ग्रुप सब लोग चलाते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने जितने मुद्दे बोले इसके अलग-अलग वीडियो बनेंगे, उन सबको सबके तक पहुंचाना है। और गांव में भी जाकर के हम ये कॉन्फ्रेंस इसी प्रकार से आयोजित करना है और एक-एक लड़के को उसमें भाषण देना है। कितने को? 7 मुद्दों पर 7 लड़कों को भाषण देना होगा कि नहीं होगा? 7 युवा भाषण देंगे और वो अपना भाषण भी लोगों तक पहुंचाए। जब इससे क्या होगा? जागृति आएगी और जागृति आएगी तो क्या होगा? बेरोजगारी का अंत होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। आपको संबोधन आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश शर्मा जी को संबोधन। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे भी इतने महान विचारक और लेखक हमारे बीच में आए और अपनी वाणी से देश की, प्रदेश की, गाँव की सारी स्थिति आपके सामने रखी। मैं उनका हार्दिक स्वागत और वंदन उनके साथ पधारे हमारे श्रीवास्तव जी, उनके साथ पधारे ओबीसी महासभा के अध्यक्ष माननीय पटेल साहब जी और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक परम आदरणीय और हमारे पार्षदगण, साथी, हमारे युवा साथी और हमारे भाई बहन। देखिए, ये बात तो तय है जो ये अभियान चल रहा है, हालांकि हम कांग्रेस पार्टी से है, आदरणीय बता दें, लेकिन जो ये अभियान चल रहा है ये वास्तव में सार्थक अभियान है। प्राय हम देख रहे हैं कि पूरा माँ बाप अपने बच्चों को इस उम्मीद के साथ पढ़ाता है कि ये बच्चा पढ़ लिख के हमारी सेवा करेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, परिवार चलाएगा। और जब हम धरातल पर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो बच्चा वास्तव में पढ़ लिख के, एक बुंदेलखंडी में कहावत कही गई कि बिना पढ़े सो घर से गए, पढ़े लिखे सो घर से गए। तो अगर वो बच्चा बालक पढ़ जाता है, वास्तव में न मजदूरी कर सकता है, उसको खुद अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस होती है, न घर के कामों में रुचि रहती है। और जो स्थिति आपने बताई है, सबसे मेन मुद्दा सरकारों का यही है, जो हमने आपके बात को बड़ी गंभीरता से सुना है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि 58 साल की एज को आप बढ़ाते बढ़ाते 75 साल तक कर रहे हैं। वास्तव में युवा ओवर एज भी हो रहा है और युवाओं के रोजगार के अवसर भी खत्म होते जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है और इस बात पे मैं आपको वचन देता हूँ कि जहाँ तक मेरा भी अब कई कांग्रेस पार्टी के दौरे होते हैं, कई कांग्रेस पार्टी की बातें होती हैं, जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगा आपके विचारों को जरूर जनता की बीच में लेके जाऊँगा। क्योंकि भाषण हमारे रूपे जी साहब ने इतने ज़्यादा दे चुके कि अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग एक चिंतन करें, वास्तव में रात में सोते समय सोचें कि वास्तव में हमारा भविष्य है क्या, इन परिस्थितियों में हमारा भविष्य है क्या, नेतागण हमारे बारे में कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। इस बात का चिंतन आप लोग जरूर करें, क्योंकि ये नहीं है सब ज्ञानी हमें। वास्तव में अगर कहा जाए तो आज ज्ञानदार आप लोग हैं और आप लोग को मोबाइलों पर देखें, कई ऐसे चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब भी चल रहे हैं, आप लोग देखें वास्तव में दिशा और दशा देश की, प्रदेश की बिगड़ रही है। ये वास्तव में चिंतन का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ कि आप इस पर चिंतन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे इस कार्यक्रम के
मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय हमारे सम्मानीय मेरे पिताकुल रोकड़े साहब जी और हमारे श्रीवास्तव जी और आदरणीय शर्मा जी और हमारे मेरे भाई डॉक्टर अरुण यादव जी और आप यहाँ पर जो अपना मूल समय देकर यहाँ पर आए हुए हैं, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन और चंदन करता हूँ। और जो आप लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी ने यहाँ पर मुझे लाड़ प्यार दिया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और साहब ने जो ये बातें बताई है, तो निश्चित ही ये बात उनका तो जीवन, उन्होंने अपना जीवन हम आप पर निछावर कर दिया। अब जो वो बता रहे हैं वो अपने फायदे के लिए नहीं बता रहे हैं, या ये चिंतन और ये मनन हम आप लोगों को करना है। आज वो हम आपको यहाँ पर बताने के लिए आए हैं, तो हमारा आपका भी एक कर्तव्य और धर्म बनता है, क्योंकि वो तो हम आपको जगाने के लिए आए हैं। उन्होंने तो पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया है। तो अब जो उन्होंने ये बातें बताई हैं, इनको हमें अपने दिमाग में और अपने युवा साथियों में और हमें अपने गांव मोहल्ले में जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम आपकी है साथियों। और जो उन्होंने ये आरक्षण की बात बताई है, तो ये सरकार अभी तक हम आप लोगों को यहाँ पर गुमराह करते आए। और क्योंकि जब हमारी इतनी जनसंख्या होने के कारण हम लोगों को, अगर हम 100 लोग हैं, 100 लोगों को यदि आप 4 रोटी दे देंगे, तो क्या हम भली भांति हमारा पेट भर जाएगा? नहीं साथियों। तो हम, अगर हमको 50 नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमें 27% इस ओबीसी को 27% आरक्षण दे दीजिए। तो निश्चित ही जो आज हमारे नए युवा 14% लग रहे हैं, आने वाले समय में 27% लगेंगे। तो ये जिम्मेदारी हम आप लोगों की है। आज वो हमें आप लोगों को जगाने के लिए आए हैं और उनका इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। सभी हम आप सब मिलकर और इस मिशन को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और ये आज यहाँ से सभी लोग संकल्प लेंगे और निश्चित ही आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी हम आप लोग मिलजुल कर एक क्रांति खड़ी करेंगे। ऐसा आज हम यहाँ से अपना संकल्प लेकर और अपने घर पर पहुँचे और घर जो वीडियो हैं उनको भी देखें और दूसरे को शेयर भी करें। और आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हमारे बीच यादव महासभा से युवा यादव महासभा के जिलाध्यक्ष हृदय यादव जी, गुरु जी स्वागत। युवाओं साथियों को धन्यवाद जो यहाँ आए और गुरु जी के विचारों को सुने।